एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते और आज आपका सभी का वापस पुणे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस एक फिजिक्स की काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स जो आपके बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर दोनों में चलता है। बीएड में भी चलता है सेकेंड ईयर में और बीएससी सेकेंड ईयर में भी चलता है और इसका पार्ट नंबर 21 लेकर आए हैं। आज कौन सा पार्ट है? अपना 21 एपिसोड है और इससे पहले वाला जो एपिसोड था पार्ट नंबर 20, उसके अंदर अपन ने मीन फ्री पथ क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था और उसको अपन ने डिराइव किया था किससे? लैम्डा से। लैम्डा का जो फॉर्मूला आया था अपने पास वो आया था 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ये अपन ने पीछे वाली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। जहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स किसकी? उस मॉलिक्यूलर की। मॉलिक्यूलर की नंबर ऑफ टर्म्स थी जो गैस के अंदर इधर उधर क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। और डी क्या था? डी उसका डायमीटर था। आपको पता मॉलिक्यूलर कैसे होता है? ऐसा सर्कुलर रूप में होता है, तो ये इसका क्या था? डायमीटर था। और पाई जनरली आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू होती है। और √2 कैसे आया था? जनरली अपने जो फॉर्मूला देखा था मीन फ्री पथ का वो आया था लैम्डा बराबर पाई डी स्क्वायर एन, ये आया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। मैंने आपको कल ही बताया था लैम्डा बराबर क्या होता है? 1/पाई डी स्क्वायर एन। लेकिन मैक्सवेल ने इसमें कुछ चेंजेज किया और इस फॉर्मूले को कैसे लिख दिया उन्होंने? 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ये होता है आपका वेवल इसका मीन फ्री पथ लैम्डा का फॉर्मूला। ओके, फिर उसके बाद अपन ने देखा ये फॉर्मूला डेंसिटी पर, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर किस प्रकार उनसे रिलेटेड होता है। तो अपने पास इस फॉर्मूले का चेंजेज आया और अपने पास ये चीज़ आई कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू रो। जो लैम्डा होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ गैस। गैस की डेंसिटी की क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, जिसको अपन ने क्या लिखा था? रो से, या आप चाहो तो इसको डी से भी लिख सकते हो, ठीक है। डी बी क्या होती है? डेंसिटी होती है। फिर अपन ने देखा टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या इसके अंदर डिफरेंस आया, तो उसमें अपन ने देखा कि लैम्डा था वो टेम्परेचर के तो प्रोपोर्शनल आया, लेकिन 1/P के क्या होया? प्रोपोर्शनल आया। मतलब प्रेशर के लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया था। ये चीज़ें अपन ने देख ली थी, ठीक है। तो आइए अब अपना आज इसका एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। चलो आइए, क्वेश्चन हो जाएगा आज का अपने पास। क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि किसी गैस के अणु का दाब किसी गैस के अणु का दाब, जिसको अपन जनरली P से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी गैस के अणु का दाब P तथा ताप T पर माध्य मुक्त पथ, जिसको अपन किससे लिखते हैं? लैम्डा से। पर माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पथ लैम्डा बराबर कितना है आपके पास? 3 × 10⁻⁻5 मीटर। एक प्रकार की दूरी है। माध्य मुक्त पथ का मतलब क्या हो गया? एक प्रकार की दूरी है। और दूरी को अपन किस में डिराइव करते हैं? दूरी को अपन मीटर के अंदर ही बताते हैं। 3 × 10⁻⁻5 मीटर है। यदि उसका दाब आधा, यदि उसका दाब मतलब अणु का प्रेशर है ना, यदि उसका दाब 1/2 कर दें, दाब आधा, तथा टेम्परेचर जो ताप है उसको अपन क्या कर दें? यहाँ पर 2 गुना कर दें। ताप 2 गुना कर दें, 2 गुना कर दें, तो इस स्थिति में माध्य मुक्त पथ कितना हो जाएगा? ठीक है, ये अपने को निकालना है। इस स्थिति में माध्य मुक्त पथ का पाई डी स्क्वायर P, ठीक है। तो इस स्थिति में माध्य मुक्त पथ ज्ञात करो। माध्य मुक्त पथ ज्ञात करो। ओके, चलो आइए इसमें क्या क्या पूछा हुआ है और अपने को क्या क्या यहाँ पर देखना है। सबसे पहले देखिएगा आप, अपने पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा λ1 बराबर 4 × लैम्डा, ठीक है। तो ये इसका मान रखें, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए क्या क्या पोजीशन आपको दे रखी है और क्या चीज़ गिवन है।
बस वो निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस फॉर्मूला से अपन सीधा मान निकाल सकते हैं। तो अपने को पता है किसी गैस के अणु का दाब P, पहले कोई अणु मॉलिक्यूलर उसका प्रेशर P और टेम्परेचर क्या दे रहेगा T, तो उस कंडीशन में माध्य मुक्त पथ आपको कितना दे रहेगा 3 × 10⁻⁻⁵। अब अपन उसमें क्या करते हैं, उसकी दाब उसका आधा कर देते हैं और ताप उसका क्या करते हैं 2 गुना कर देते हैं। तो इस स्थिति में माध्य मुक्त पथ कितना होगा ज्ञात कीजिए। तो अपने को पता है वी नो डेट, हम जानते हैं ताप T तथा दाब P के रूप में जब दोनों हो तो अपने पास माध्य मुक्त का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर KT/√2 πd²P, ये फॉर्मूला होता है KT√2 πd²P। और ये आपको कितना दे रखा है 3 × 10⁻⁻⁵। ये जनरली फॉर्मूला होता है, अपने को पता है, ये मान होता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होता है जी फॉर्मूला। अब प्रश्नानुसार क्या कंडीशन हो रही, अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार दाब आधा कर दें कि नया दाब जो प्राप्त हो P1 वो क्या हो जाए P/2। P1 आपके पास कितना हो जाए P/2 और टेम्परेचर आपका दुगना हो जाए कि जो T1 हो आपको कितना हो जाए 2T, T1 आपका कितना हो जाए 2T। तब नया माध्य मुक्त पथ, तब λ1 आपका कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले को अपन देखो चेंज करते हैं K × 2T, T की जगह अपन क्या लिख सकते 2T अपॉन नीचे चलिए √2 πd² × P/2। इज इट क्लियर, ये लिख सकते हैं अपन, P की जगह अपन P/2 ऐसे इस प्रकार अपने फॉर्मूला चेंज किया। वापस अपने आगे देखा तो λ1 बराबर ये 2 आपका ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया 4KT अपॉन √2 πd²P, ये मान आ गया। अब आप ये वाला मान है पूरा KT अपॉन √2 πd²P, ये किसके बराबर है लैम्डा के बराबर है। तो λ1 जो नया लैम्डा है वो 4 × लैम्डा, ठीक है, या यूं कहे तो 4 × इस लैम्डा का मान आपको कितना गिवन है 3 × 10⁻⁻5 मीटर। तो फाइनली अब नया माध्य मुक्त पथ कितना हो जाएगा 12 × 10⁻⁻5 मीटर। आंसर ये हो गया आपका नया माध्य मुक्त पथ 12 × 10⁻⁻5 मीटर। कोई दिक्कत है, ऐसे आपको क्या करना है न्यूमेरिकल सोल्व करना है, ठीक है। उम्मीद कराऊंगा कि न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी दिक्कत ना है यहाँ पर। चलो आगे चलिए, एक मुक्त पथों का वितरण, एक छोटा सा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पथ, मुक्त पथों का वितरण। ऐसा आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है ना, पॉइंट टू पॉइंट पूरा कंप्लीट है। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा अपना मुक्त पथों का वितरण कैसे करते हैं, मुक्त पथों का वितरण, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पथ, अच्छा टॉपिक ये भी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पथ, मुक्त पथों का वितरण कैसे हो जाएगा। तो अपन जानते हैं कि माना किसी पात्र में, चलो आइए अपन इसको देखते हैं, माना किसी पात्र में गैस के कैपिटल N अणु, माना किसी पात्र में गैस के कितने कैपिटल N अणु, माना किसी पात्र में गैस के कैपिटल N अणु बिना टकराए x दूरी तय करते हैं, बिना टकराए कितनी दूरी तय कर रहे हैं, यहाँ पर x दूरी तय करते हैं। थोड़ी थ्योरी लिखता हूँ ना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अपन यहाँ पर क्या लिखा। बिना टकराए कितनी दूरी तय कर रहे हैं, x दूरी तय करते हैं तथा उनमें से dn अणु तथा उनमें से dn अणु, उनमें से कितने अणु dn अणु, उनमें से dn अणु x तथा x प्लस dx, x तथा x प्लस dx दूरी के बीच टक्कर करते हैं। क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। देखिए अभी मैं इस लाइन का मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ मीनिंग। अपन क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पथ, फ्री पथ के पदों का क्या कर रहे हैं अपन, वर्गीकरण कर रहे हैं या वितरण कर रहे हैं। तो अपन ये मान लिया कि किसी पात्र के अंदर गैस के n अणु,
बहुत सारे अणु हो सकते हैं, उसमें से n अणु क्या कर रहे हैं कि बिना टकराए x दूरी तय कर रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक चले गए n अणु, ठीक है, बिना टकराए x दूरी तय कर ले। अब आगे देखिए उनमें से dn अणु, मतलब n के कुछ अणु कितने मान लिया अपन ने, कुछ अल्पांश होता नहीं होता, कुछ अणु x तथा x प्लस dx दूरी के बीच टक्कर करते हैं, मतलब यहाँ तक तो x दूरी तय की, इसका मतलब आगे चलेगा तो कितना हो गया dx हुआ, भाई अणु आपका आगे जाएगा तो कितना हो रहा है dx, तो x प्लस dx टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी x प्लस ds, इसमें कितने अणु, उस n में से कुछ अणु यानी dn अणु क्या करते हैं इसके बीच टक्कर करते हैं। वापस आगे चलिए, बस इस लाइन का मतलब यही है। आगे चलेंगे अपन तो क्या लिखेंगे कि प्रायिकता के सिद्धांत से, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी से, प्रायिकता के सिद्धांत से प्रायिकता के सिद्धांत से x दूरी, कितनी दूरी तय कर ली यहाँ पर x दूरी, प्रायिकता के सिद्धांत से x दूरी तय करने के पश्चात, भाई n अणु x दूरी तो तय कर चुके हैं, अब वो टकरा रहे dx डिस्टेंस के बीच में, x प्लस dx जिसको अपन ऐसे बोलेंगे, तो x दूरी तय करने के पश्चात dx दूरी में टकराने वाले, dx दूरी में टकराने वाले, ठीक है, x दूरी तय करने के पश्चात dx दूरी में टकराने वाले अणुओं की संख्या कितनी है dn है, टकराने वाले अणु की संख्या कितनी है dn, अपने को पता है भाई dn अणु वहाँ पर टकरा रहे हैं, तो ये जो होगा ना dn वो दूरी dx तथा अणुओं की संख्या n के समानुपाती होता है, तथा अणुओं की संख्या n के क्या होता है समानुपाती होता है, अणु की संख्या n के समानुपाती होता है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो dn है इज प्रोपोर्शनल टू n dx, dn इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया अपने पास n dx, या अपने पास एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे माइनस पी सी एन डी एक्स, समीकरण नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, वापस एक्सप्लेन कीजिए। अपन ने क्या किया कि ये डी है ना, कि माना किसी पात्र में पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है अपन है ना, कि माना किसी पात्र में गैस के कैपिटल एन अणु बिना टकराए कितनी दूरी तय कर लेते हैं, एक्स दूरी तो उन्होंने तय कर ली, लेकिन उनमें से डी एन अणु, टोटल एन अणु है उसमें से कुछ अणु यानी डी एन अणु अब क्या करें एक्स तथा एक्स प्लस डी एक्स दूरी के बीच टक्कर करते हैं। भाई एक्स से आगे चाहेंगे तो उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, अपने डी एक्स मान लिया, तो इसका मतलब प्रायिकता का सिद्धांत ये कहता है कि एक्स दूरी तय करने के पश्चात जो आपके डी एक्स दूरी में टकराने वाले इसी दूरी में टकराने तो डी एक्स दूरी में टकराने वाले अणु की संख्या जो डी एन है वो दूरी डी एक्स तथा टोटल अणु की संख्या एन के क्या होता है समानुपाती होता है। तो अपने पास नई इक्वेशन बन गई डी एन इज प्रोपोर्शनल टू एन डी एक्स, ये बनेगी नई समीकरण। या अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, डी एन बराबर इसको हटाए एक कॉन्स्टेंट लग गया माइनस पी सी एन डी एक्स। ठीक है, तो अपन आगे लिखेंगे जहाँ पी सी एक नियतांक है, जहाँ पी सी एक नियतांक है जिसे संगत प्रायिकता कहते हैं, जिसे संगत प्रायिकता एक नाम होता है ऐसे, जिसे संगत प्रायिकता कहते हैं। पीसी एक नियतांक है जिसे अपन क्या बोलते हैं, संगत प्रायिकता कहते हैं। तथा जो नेगेटिव चिन्ह आ रहा है ना, तथा नेगेटिव चिन्ह ये बताता है, जो आपका ऋणात्मक साइन है नेगेटिव साइन, वो क्या बता रहा है कि नेगेटिव साइन ये बताता है कि x में वृद्धि से n का मान घटता है, x में वृद्धि से n का मान घटता है। ऑब्वियसली घट रहा है, x का मान क्या होता है आपका घटता है। ऑब्वियसली देखिए भाई अपन समझ रहे हैं कि उन्होंने x दूरी तो तय कर ली, उन्होंने कितनी दूरी कर ली, x दूरी तय कर ली, अब दूरी बढ़ा रहे dx बढ़ी, तब तक कितने dn अणु टकरा गए, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो इसका मतलब n घटता जाएगा, वापस dn2 और कुछ ऐड हो गया, इसका मतलब n घट रहा ना, टोटल n अणु थे उसमें से dn टकरा गए, तो इसका मतलब ये ऋणात्मक चिन्ह इसलिए अपने लगाया कि ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि x में जैसे जैसे वृद्धि, दूरी में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, कैपिटल n का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, मतलब अणु कम होते जाएंगे, ज़्यादातर अणु क्या होते जाएंगे, टकराते जाएंगे। यही चीज़ हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
ठीक है, चलो आगे चलिए, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना। अब थ्योरी भी जरूरी है, बुक्स में बहुत लेंदी समझा रखा है, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ आपको इसको वैसे ही समझना है। आगे चलिए, आगे क्या हो जाएगा अपने पास, ये समीकरण 1 से अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ। समीकरण 1 से अपन ऐसे बता सकते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या हो जाएगी आपकी, dn/n। ये अपन चाहे तो उधर लिख देते हैं ना, थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा, ये अपने काम आ जाएगा। समीकरण 1 से अपन क्या लिख सकते हैं कि dn/n बराबर माइनस PC/dx। ठीक है, ये देखिए अपन ने n को इसके नीचे भेज दिया, बराबर माइनस क्या हो गया आपका PC/dx। आगे चलिए वापस हम समाकलन कीजिए आप इसका। समाकलन करने पर तो इसका तो क्या हो जाएगा log n अपन लिख सकते हैं ऐसे ln n बराबर इधर क्या हो जाएगा माइनस PC/x प्लस एक क्या जुड़ जाएगा आपके पास कांस्टेंट, माइनस PC/dx का कितना हो जाता है x और एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा आपके पास c। ठीक है, और यदि x बराबर 0 पर अणु की संख्या n0 हो, x बराबर 0 पर अणु की संख्या कितनी हो n0, अणु की संख्या n0 हो तो अपन क्या बता सकते हैं कि log ln n0 बराबर 0 प्लस c। तो यहाँ से c का मान आपके पास कितना हो गया log n0, c का मान अपने पास कितना हो गया log n0। इसको बना लीजिए आप समीकरण 2, तो अपन लिख सकते हैं समीकरण 2 से आपके पास कितना आ जाएगा log n माइनस PC/x प्लस log n0। ठीक है, log n माइनस PC/x प्लस log n0। अब आगे क्या हो जाएगा आपको पता है, इसको अपन इधर भेज देते हैं, तो अपने पास हो जाएगा log n माइनस ln n0 बराबर माइनस PC/x, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं log n/n0 बराबर माइनस PC/x, या log हटाइए आप, log हटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा कि n/n0 बराबर e की पावर माइनस PC/x, या n बराबर n0 e की पावर माइनस PC/x। एक नई समीकरण बन गई अपने पास, n बराबर n0 e की पावर माइनस PC/x। ये अपने पास कुछ वैल्यू आ जाती है ऐसे, मतलब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो ना, मुक्त पत्तों का वितरण वो ऐसे करेंगे। टोटल n अणु थे, n अणु में से किस प्रकार टकरा रहे, वो उसकी n0 बिना टकराए e की पावर माइनस PC/x अपने पास नया फॉर्मूला हो जाता है, ये अपने को बताना है। तो चलो आइए इसको अपन हल्का सा वापस समझते हैं। अपन ने क्या किया, समीकरण 1 से लिखा dn/n बराबर माइनस PC/dx, ये अपने पास समीकरण नंबर 1 से बना था। अब अपन इस इक्वेशन का क्या किया, समाकलन किया। तो आपको पता जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो dn/n का कितना हो जाएगा log n बराबर माइनस PC/x का हो जाएगा प्लस c। अब अपने को कांस्टेंट c का मान निकालना है, तो अपन देखेंगे कि यदि x बराबर 0, मतलब जब x अपने पास कुछ हो ही न और अणु की संख्या अपने पास कितनी हो n0, उस कंडीशन में तो log n0, ये n0 हो जाएगा, ये आपका 0 प्लस क्या हो जाएगा c, तो इसका प्लस c किसके बराबर हो गया log n0 पर, जब x आपका 0 हो, मतलब उसने कुछ दूरी तय की नहीं। तो इस कंडीशन में अपन समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, log n बराबर माइनस PC/x प्लस log n0। इसको अपन इधर ले आए तो log n माइनस log n0। तो आपको पता माइनस में फॉर्मूला क्या होता है n/n0, जब माइनस में मान आता है अपन इसको क्या लिख सकते हैं log n/n0 बराबर माइनस PC/x। तो यहाँ से log हटाए तो e की पावर माइनस PC है, तो n निकालना अपने को अणु संख्या, तो n बराबर क्या हो गया n0 e की पावर माइनस PC/x। चूँकि x दूरी तय करने तक, जब तक कितनी दूरी तय हो रही है x दूरी, चूँकि x दूरी तय करने तक n अणु बिना टकराए हैं, कितने कैपिटल N अणु बिना टकराए हैं, x दूरी तय करने तक कैपिटल N अणु बिना टकराए हैं, अतः अणु द्वारा बिना टकराए x दूरी, अतः अणु द्वारा बिना टकराए x दूरी
तय करने की प्रायिकता कितनी प्रायिकता हो जाएगी? बिना टकराए x दूरी तय करने की प्रायिकता p बराबर n/n0। बिना टकराए टोटल n अणु है, उसमें से n अणु, टोटल अपन यहाँ पर n0 अणु मान ले, उसमें से n अणु क्या है, बिना टकराए कितनी दूरी तय कर लेते हैं? x दूरी तय कर लेते हैं। तो ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं प्रायिकता, और ये किसके बराबर हो जाएगा? e की पावर माइनस PCX। ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, p बराबर n/m0 e की पावर माइनस PCX। तो ये हो गया आपका मुक्त पतु का वितरण। आपको दोनों फॉर्मूला बनाना है। एक तो अपन ये बता देंगे n बराबर n0 e की पावर माइनस PCX, ठीक है, मतलब ये अणु बिना टकराए दूरी तय करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाएगा। और आपको अगर उसकी प्रायिकता बतानी तो प्रायिकता का मतलब यहाँ पर मानना, जब कोई दूरी नहीं थी तब अणु की संख्या कितनी, टोटल अणु की संख्या n0 थी, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? p बराबर n/n0 e की पावर माइनस PCX। ठीक है, ये आपका टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आज मैं आपको एक डेफिनेशन लिखा लेता हूँ, विस्कोसिटी क्या होता है, श्यानता के बारे में। फिर अपन उसका जो मेन रूप है अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो अपन पढ़ेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या हो जाएगी अपने पास? श्यानता, इसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो चलो आइए, श्यानता जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ठीक है, विस्कोसिटी किसे कहेंगे? तो श्यानता का मतलब, पहले मैं आपको यहाँ पर लैंग्वेज लिखा लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ कि जब हम पानी को सतह पर गिराते हैं, जब हम पानी को, किसको? पानी को सतह पर गिराते हैं, पर्टिकुलर किसी तल पर अपन गिराते हैं, तो पानी क्या होता है? तेजी से बहता है। ठीक है, ये अपने को पता है कि जब अपन पानी को किसी सतह पर गिराएंगे तो पानी क्या होगा? आपका तेजी से बहेगा। लेकिन यदि पानी की जगह ग्लिसरीन, क्या गिराए अपन पानी की जगह? ग्लिसरीन। लेकिन यदि पानी की जगह ग्लिसरीन गिराया जाए, पानी की जगह अब अपन क्या गिरा रहे? ग्लिसरीन। पानी की जगह ग्लिसरीन गिराया जाए तो ये सतह पर फैलने में, यह सतह पर फैलने में ज़्यादा समय लेता है। सतह पर फैलने में क्या होता है? ज़्यादा समय लेता है। पता आपने को, ज़्यादा समय लेगा, वो धीरे धीरे फैलेगा। क्यों होगा? जैसे ये तल है, इस तल पर अपन ने ग्लिसरीन गिरा दिया तो ये सतह पर फैलने में धीरे धीरे लगेगा, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में सतह से एक बल लग रहा है, श्यान बल, जो उसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। मतलब श्यानता से अपन श्यान बल निकालेंगे, जो अपन पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे ये धीरे धीरे फैलता है। तो यही गुण है, यह है वो कहलाती विस्कोसिटी, मतलब धीरे धीरे फैलना। तो तरल पदार्थों में यही गुण क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। तरल पदार्थों में यही गुण विस्कोसिटी कहलाता है। मतलब उस पानी के ऊपर क्या होना? धीरे धीरे फैलना। यही आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी विस्कोसिटी कहलाएगी। अर्थात द्रव की परतों के बीच, इसकी डेफिनेशन अपन यहाँ से भी बता सकते हैं, द्रव की परतों के बीच, अर्थात द्रव की परतों के बीच होने वाला घर्षण, परतों के बीच होने वाला घर्षण, द्रव की परतों के बीच होने वाला घर्षण जो उसको सतह पर फैलने में विरोध करता है।
ये हो जाएगी, ठीक है। उसको सतह पर फैलने में क्या करता है, विरोध करता है। ये हो जाएगी आपकी विस्कोसिटी। मतलब जैसे ये परत गई, ग्लिसरीन की परत गई, तो आपको पता परत ऐसे जाती है, हल्की सी मोटाई, ऊपर वाली दो परत हो जाती है उसकी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, ठीक है। तो ये परत आपस में एक दूसरे को क्या करेगी, विरोध करेगी, घर्षण बल लगेगा दोनों के ऊपर, ताकि उसको फैलने से क्या करेगी, विरोध करती है। ये अपन ने लिखा है कि अर्थात द्रव की परतों के बीच होने वाला घर्षण, जो दोनों के बीच जो घर्षण हो रहा है, जो उसको सतह पर फैलने में क्या करता है, विरोध करता है। मतलब धीरे धीरे वो मान बढ़ेगा। यही कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है। अपन इस प्रकार विस्कोसिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी अपन क्या कहेंगे कि ऐसी कंडीशन जो द्रव की परतों पर फैलने से क्या बनती है, यहाँ पर विरोध की कंडीशन पैदा होगी, उसको अपन बोलेंगे विस्कोसिटी बोलेंगे, ठीक है। और फिर अपने को पढ़ना है वेग प्रवणता क्या होती है, फिर अपन पढ़ेंगे श्यानता गुणांक। ये सारे इसी से अपने क्या होंगे, इसी से एक दूसरे से यहाँ पर लिंक है, और इसी से अपने पास नए फॉर्मूले क्या होते हैं यहाँ पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने देखा मुक्त पत्तों का वितरण कैसे, किस प्रकार मुक्त पत्तों का वितरण होता है, पॉइंट टू पॉइंट, एक के ऊपर दूसरा लिंक जाएगा, फिर दूसरे से ऐसे तीसरा लिंक जाएगा, और ऐसे कंटिन्यू अपने पास क्या होगा, मुक्त पत्तों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक। और एक अपन ने क्या देखा, श्यानता, कि जब अपन पानी को सतह पर फैलाएंगे तो पानी क्या होगा, आपका तेज़ी से बहेगा। और लेकिन यदि पानी की जगह अपन क्या गिरा दें, यहाँ पर ग्लिसरीन गिरा दें, तो ये सतह पर फैलने से क्या होता है, ज़्यादा टाइम लेगा, और यही गुण आपका क्या कहलाता है, विस्कोसिटी। तरल पदार्थों की यही जो कंडीशन है वो कहलाएगी विस्कोसिटी कहलाती है, ठीक है। मतलब द्रव की परतों के बीच होने वाला घर्षण जो उसको सतह पर फैलने में क्या करता है, विरोध करता है, ये कंडीशन कहलाती है विस्कोसिटी, ओके। और पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं, जो बीएससी सेकेंड ईयर में है वही बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में है, ध्यान रखना आप लोग। स्टार्टिंग में जो पॉइंट थे वो काइनेटिक थ्योरी के 2 या 3 क्लासें हैं जो आप लोगों के इससे मैच नहीं करती हैं, बीएड वालों से मैच नहीं करती। बाकी बीएससी वालों के सारी क्लासें पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स के साथ ज़्यादातर पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का ही है, काइनेटिक थ्योरी का तो एक हल्का सा पार्ट था, और काइनेटिक थ्योरी एक प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स से मिलती जुलती है, दोनों का एक साथ लिंक चलता है और आगे पूरा इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आज का अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आज का, क्योंकि आज अपन क्या करेंगे, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आज का अपना क्वेश्चन हो जाएगा, अपने क्या वेग प्रवणता पढ़नी है, वो थोड़ा लंबा चलेगा टॉपिक आपका। विस्कोसिटी गुणांक अपन पढ़ेंगे, चांदा गुणांक जिसको अपन नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो फॉर्मूला भी आपका लंबा चलेगा, तो उनको अपन क्या करेंगे, अगली वाली जो क्लास होगी उसके अंदर अपन देखेंगे। तो आज का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, मुक्त पत्तों के वितरण को समझाइए। मुक्त पत्तों के वितरण को समझाइए। वही है ना जो कंडीशन आई थी अपने पास। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, टोटल जो n अणु है, n अणु बिना टकराए n दूर जो x दूरी तय करे n अणु, उसकी संभव स्थिति, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, e⁻⁻pcx। ये अपन ने देखा था, जहाँ pc क्या था अपने पास, संघट्ट प्रायिकता था। या अपन ये देख सकते हैं कि x दूरी तय करने तक बिना टकराए अणु की प्रायिकता, टोटल n अणु थे, टोटल अपन ने कितने देखे, n नोट अणु, n जीरो अणु, उसमें से कितने अणु, n अणु है, बिना टकराए कितनी दूरी तय कर ली, यहाँ पर x डिस्टेंस तय कर ली, तो अपने पास ये कंडीशन आ जाएगी। तो अगर आपको प्रायिकता देखनी कि बिना टकराए x दूरी तय करने वाले अणु की प्रायिकता p बराबर क्या हो जाएगी, n जीरो, टोटल अणु प्रायिकता अपन ऐसे निकालते हैं ना, आपको प्रायिकता पता है, प्रोबेबिलिटी, टोटल कितनी संख्या, उसमें से पॉसिबल कंडीशन क्या है, पॉसिबल कंडीशन यानी n अणु, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, e⁻⁻pcx। ये हमारा लेक्चर शीट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ऐसे फॉर्मूला होता है 2 या 3 प्रकार, तो आप में से कौन सा फॉर्मूला राइट है वो आपको बताना पड़ता है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूलेशन बताना है, ठीक है। और एक छोटी क्वेश्चन है कि विस्कोसिटी को परिभाषित कीजिए, श्यानता को, विस्कोसिटी को क्या करना है, अपने को परिभाषित करना है। तो विस्कोसिटी को परिभाषित कीजिए, ठीक है। एक आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, श्यानता को परिभाषित कीजिए, विस्कोसिटी हो जाएगी और द्रव की क्या हो जाएगी, यहाँ पर वेग प्रवणता हो जाएगी, ठीक। और इसमें जो लॉजिक चलेगा आपका सिस्टम, वो पूरा पॉइंट टू पॉइंट तरीके से चलता है, तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा इतना प्रोसेस का दिक्कत नहीं आ सकती, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना से पढ़ेंगे अपन, और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर रूप से समझ में आया हो, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।